हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे भाई चैप्टर 6 हमारा, जो कि इंडिया पीपल इकोनॉमी वाली जो बुक है जियो की, उसका चैप्टर 6 है प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। यानी कि जो हमारा इंडिया है, इसमें हमने कैसे प्लान करके सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है उसको और ज़्यादा क्या किया है, इंक्रीज़ किया है। ठीक है, कोई भी डेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट होता है ना, उसको हम पहले क्या करते हैं, उसके लिए प्लान करते हैं। जैसे हमारा जो कंट्री है, इंडिया एक वास्ट कंट्री है, और वास्ट कंट्री होने की वजह से हमारे यहाँ पे जो लैंडस्केप है ना, वो भी डिफरेंट टाइप्स का है। कहीं पे माउंटेन्स है, कहीं पर प्लेन एरिया है, कहीं पे प्लेट्यूज हैं, रिवर वैलीज़ हैं, मतलब बहुत सारे बैरियर्स हैं डेवलपमेंट के सामने। तो इसके लिए हमने क्या किया भाई, इसके लिए हमने प्लानिंग्स किए हैं और बहुत सारे जो प्रोजेक्ट हैं उनको स्टार्ट किया गया है टाइम टू टाइम। पहले एरिया को टारगेट किया गया कि भाई हमें किस एरिया में जो है डेवलपमेंट करना है, और फिर उसी हिसाब से वहाँ के जो रिसोर्स हैं उनको यूटिलाइज़ करते हुए बिना इन्वायरमेंट को डिग्रेड किए हम क्या करते हैं, डेवलपमेंट को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि इंडिया के अंदर जो अलग अलग जो टोपोग्राफी पाई जाती है, जैसे डेजर्ट एरिया है भाई राजस्थान में। राजस्थान का जो वेस्टर्न पार्ट है, यहाँ पे क्या है, बिल्कुल ही ड्राई क्लाइमेट पाई जाती है। बिल्कुल जो वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है, जो बाउंड्री हमारी पाकिस्तान को टच करती है, इंटरनेशनल बाउंड्री, तो उससे लगते हुए जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो क्या हैं, सारे के सारे ड्राई रीजन्स हैं। तो उनके लिए अलग से हमने प्रोजेक्ट तैयार किया है। फिर अगर हम बात करें जो हिली रीजन है, हिली रीजन्स के अंदर रहने वाले जो ट्राइब्स हैं उनको कैसे डेवलप किया जाए, उनके लाइफस्टाइल को कैसे चेंज किया जाए। ठीक है, उसके लिए अलग से जो है प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। ठीक है, तो ये सब जो प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए हैं ना बेटा, ये आपके चैप्टर में गिवन है। और यहाँ पे जो सबसे पहले प्रोजेक्ट को अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो उससे पहले हमें क्या करना होता है, प्लानिंग करनी होती है कि हम कैसे उस रीजन को डेवलप करेंगे और क्या कुछ मेथड रहेगा, स्ट्रेटजी क्या रहेंगी उसके अंदर। तो उसमें क्या होता है, हम पहले प्लान करते हैं। जैसे आप कहीं पे भी घूमने के लिए जाते हो तो पहले क्या करते हो, प्लानिंग करते हो कि भाई हमें कहाँ जाना है, कैसे, कब, कहाँ पे हम स्टे करेंगे, कहाँ पे रुकेंगे, खाना मतलब जो है वो कहाँ पर खाएंगे। तो इस तरीके से अलग अलग जो कपड़े वगैरह सब कुछ पहले प्लान होता है ना। तो ऐसे ही जो डेवलपमेंट है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए जो प्लानिंग है ना, प्लानिंग बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, इस चैप्टर से आपका बेसिकली जो क्वेश्चन आता है वो इंदिरा गांधी कैनाल जो है उससे रिलेटेड आता है। एक क्वेश्चन आपका, एक दो क्वेश्चन एमसीक्यू आ सकता है। जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनेगा मैं आपको बताते हुए चलूँगा। चैप्टर इम्पोर्टेंट है आपका, और थोड़ा सा मैं इसका ओवरव्यू दूंगा आपको चैप्टर का कि कहाँ कहाँ से आपने क्वेश्चन को तैयार करना है। एमसीक्यू कहाँ से आ सकता है, 3 नंबर का क्वेश्चन है वहाँ, उसके बनने के चांस कहाँ से है, किस टॉपिक से हैं, और 5 मार्क्स का क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है। तो सबसे पहले है प्लानिंग, आपको पता ही है प्लानिंग क्या होता है। इसके बाद है नीति आयोग। जो बॉक्स में हर एक चैप्टर के अंदर जो बॉक्स में जो भी मटेरियल है ना, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। जो नीति आयोग है ना बेटा, नीति आयोग को पहले हम किस नाम से जानते थे, प्लानिंग कमीशन। नीति आयोग को पहले किस नाम से जाना जाता था, प्लानिंग कमीशन के नाम से जाना जाता था। तो जो प्लानिंग कमीशन है ना, प्लानिंग कमीशन की शुरुआत कब हुई थी, ये 15 मार्च और 1950 में हुई थी। 15 मार्च 1950 में। वन मिनट, 15 मार्च 1950 में उसकी शुरुआत हुई थी प्लानिंग कमीशन की। तो उसका नेम जो है ना चेंज करके बाद में क्या कर दिया गया, नीति आयोग कर दिया गया। क्या नाम कर दिया गया, नीति आयोग। जो नीति आयोग है इसका नाम, प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज करके नीति आयोग कब रखा गया, 1 जनवरी 2015 में। और इसके जो मेन जो ऑब्जेक्टिव है ना, वो क्या है बेटा, सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है उसको और ज़्यादा इंक्रीज़ करना, बिना इन्वायरमेंट को डिग्रेड किए जो डेवलपमेंट है उसको आगे बढ़ाना। ठीक है, 1 जनवरी 2015 में इसको क्या कर दिया गया था, रिप्लेस कर दिया गया था।
और नीति आयोग जो होता है ना, नीति आयोग का जो चीफ होता है वो कौन होता है, हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है। तो जैसे ही प्राइम मिनिस्टर चेंज होगा वैसे ही नेक्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो उसका चीफ हो जाएगा। ठीक है, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, नीति आयोग हैज़ बीन सेट अप विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वॉल्विंग द स्टेट्स इन इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग फॉर इंडिया फॉर प्रोवाइडिंग स्ट्रेटेजिक एंड टेक्निकल एडवाइस टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। इसका मेन जो पर्पज़ है वो क्या है कि स्टेट और जो सेंट्रल की जो गवर्नमेंट है ना उनके लिए डेवलपमेंट की स्ट्रेटजी तैयार करना, उनको एडवाइस देना कि किस तरीके से जो है वो इम्बैलेंस को ख़त्म कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है कि भाई अलग अलग जो सेक्टर्स हैं हमारे, जैसे कि इकोनॉमी के सच एज एग्रीकल्चर, इरिगेशन, मैन्युफैक्चरिंग, पावर, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज। ठीक है, इन सब को यूटिलाइज करते हुए, इन सब सेक्टर को मतलब रिसोर्स को यूटिलाइज करते हुए इन सब सेक्टर को क्या करना, डेवलप करना। हमारा कंट्री इतना बड़ा है कि भाई उसमें है ना जो डेवलपमेंट है ना, डेवलपमेंट के मामले में अगर हम देखें इकोनॉमिक डेवलपमेंट की उसमें, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या है, बहुत सारी डिस्पैरिटीज़ हैं। ठीक है, मतलब एक जैसा नहीं है भाई हर जगह पे। कहीं पे कोई एरिया ऐसा मिलेगा आपको जो बिल्कुल बैकवर्ड है, कोई एरिया आपको ऐसा मिलेगा जो कि अच्छे से क्या है, डेवलप है। ठीक है, तो इस इम्बैलेंस को कम करने के लिए हमने क्या किया भाई, हमने जो प्लानिंग डेवलपमेंट है ना इसको लॉन्च किया है, उसको स्टार्ट किया है। और इसके लिए होता है टारगेट एरिया प्लानिंग, यानी कि सबसे पहले हम एरिया को टारगेट करेंगे कि हमें डेवलपमेंट कहाँ करना है। फिर हम ये देखेंगे कि उस एरिया में जो ये हैं आपके रिसोर्स हैं वो किस तरह के हैं, उन्हीं रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करते हुए हम उस एरिया को क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। एक होता है CAD की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है यहाँ से, CADP, कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसको याद रखना आपने, कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। जो कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है ना, ये डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये सब इसी के अंदर इन्वॉल्व है। फिर आपका SFDA आता है और MFDA आता है। SFDA का मीनिंग हो गया स्मॉल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी, और MFDA का मतलब हो गया भाई आपका मार्जिनल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है, जो 8वां जो 5 ईयर प्लान था उसके अंदर हिली एरिया को डेवलपमेंट करने के लिए डिज़ाइन तैयार किया गया था। ठीक है, इसका प्लानिंग का कि भाई कैसे हिली एरिया को डेवलप किया जाए। फिर हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है ये आपका 15 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनको कवर किया गया था अलग अलग स्टेट से। जैसे डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश जो प्रेजेंट में उत्तराखंड है भाई, क्योंकि उत्तराखंड में ही तो हिली रीजन है ना, जो हिली रीजन था उसको अलग करके उत्तराखंड स्टेट बनाया गया था यूपी से। पहले ये यूपी का ही पार्ट था उत्तर प्रदेश का। फिर मिक्की हिल्स है, नॉर्थ कैचर हिल्स ऑफ आसाम, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो इस तरीके से अलग अलग ये गिवन है भाई, यहाँ पे नेम आप देख सकते हो। और फिर बैकवर्ड एरिया को लेकर एक नेशनल कमेटी बनाई गई 1981, और उसने रिकमेंडेड किया गया कि भाई उसके द्वारा रिकमेंडेड किया गया कि 600 मीटर से अबो जितने भी जो रीजन्स हैं ना वो आपके किस में शामिल कर लिए जाएं, हिली रीजन्स में। अंडर ट्राइबल सब प्लान बी ट्रीटेड एज बैकवर्ड हिल एरियाज। और यहाँ पर जो प्लान जो तैयार किया गया है ना डेवलपमेंट को लेके हिली एरियाज़ का, वो उसमें किसको ध्यान में रखा गया, वहाँ की जो टोपोग्राफी है, वहाँ का जो इकोलॉजिकल बैलेंस है, वहाँ का जो सोशल और इकोनॉमिक जो कंडीशंस हैं, यानी कि वहाँ के लोगों का रहन सहन, खाना पीना, कल्चर, ट्रेडिशंस, रिलीजियस सब कुछ। ठीक है, और वहाँ की जो इकोनॉमिक कंडीशंस है वो क्या हो सकती है, यानी कि कैसे जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको बढ़ाया जा सकता है। ये सब इनको ध्यान में रखते हुए वहाँ पे क्या किया गया, प्लान तैयार किया गया। और इसमें क्या था, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना, हॉर्टिकल्चर और आपका प्लांटेशन, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री, फॉरेस्ट्री, स्मॉल स्केल और विलेज इंडस्ट्री, इन सब को क्या करना,
और ज़्यादा ग्रो करना, ठीक है, इनको बढ़ाना इंफ्रास्ट्रक्चर को। फिर है ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम। ड्रॉट प्रोन एरिया यानी कि जो सूखाग्रस्त क्षेत्र है, ठीक है, सेम ऐसे ही अलग अलग स्टेट से अलग अलग रीजन्स को चिन्हित किया गया और इसके अंदर शामिल किया गया ड्रॉट प्रोन एरिया के अंदर, ठीक है। इनमें क्या था कि भाई अफोरेस्टेशन को बढ़ावा देना, ग्रास लैंड का डेवलपमेंट करना, ग्रास लैंड यानी कि जो घास के जो मैदान होते हैं, ठीक है, और इनके साथ साथ जो पास्चर्स वगैरह हैं उनको डेवलप करना, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, रोड, मार्केट, क्रेडिट सर्विस, ठीक है, ये सब। तो इसमें यही है बेटा, आप देख लेना, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया 1967 में 67 ही डिस्ट्रिक्ट को क्या किया था, इसने आइडेंटिफाई किया था, हमारी कंट्री के जो अलग अलग जो रीजन्स थे। और जो इरिगेशन कमीशन है 1972, इसने इंट्रोड्यूस किया था कि भाई 30% इरीगेटेड एरिया एंड डिमार्केटेड द ड्रॉट प्रोन एरियाज़, की हमारे इंडिया में जो है टोटल 30% इरीगेटेड एरिया है और बाकी का जो है ड्रॉट प्रोन एरिया है, ठीक है। तो ये सभी का अलग अलग है भाई। फिर यहाँ पे स्टेट वाइज दे रखा है, आप देख सकते हो, राजस्थान, गुजरात, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा और रीजन्स ऑफ महाराष्ट्र, रायलसीमा, तेलंगाना, प्लेट्यू ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है। रायलसीमा को याद रखना बेटा, रायलसीमा आपका आंध्र प्रदेश के अंदर है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश को ये अलग करके बनाया है ये, ठीक है। पंजाब, हरियाणा, बहुत सारे स्टेट आ गए इसमें। फिर आगे केस स्टडी है यहाँ पे, ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन बारमोर रीजन। यहाँ से क्वेश्चन आएगा बेटा आपका, जो केस स्टडी है ना, एक केस स्टडी ज़रूर आएगी, इसमें 2 केस स्टडी हैं। जो ये बारमोर ट्राइबल रीजन है ना, इसमें आपका ये पूछा जाता है कि भाई इनकी डायलैक्ट्स क्या थी, या कौन से धर्म को मानने वाले थे, और ये कौन सी स्टेट की शेड्यूल ट्राइब्स हैं मेनली, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर यहाँ पर क्या क्या रिफॉर्म्स किए गए, सबसे ज़्यादा रिफॉर्म्स किस में आया, यहाँ पर है ना मेनली सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि यहाँ के लोगों की जो लिटरेसी रेट थी ना वो काफ़ी कम थी, लेकिन जैसे ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो जो यहाँ की जो ये थी लिटरेसी रेट, ये मतलब एकदम से सडनली काफ़ी ग्रो कर गई थी, ठीक है, और ख़ासकर फीमेल्स की भी। तो इसमें मेन यही है बेटा, ये आप देख लेना एक बार। ये बारमोर जो रीजन है ना, ये आपका चंबा घाटी के पास है और ये है आपका हिमाचल प्रदेश में। तो एक बार इस केस स्टडी को आप पढ़ लेना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि बिना इन्वायरमेंट को डिग्रेड किए, बिना हमारे जो इन्वायरमेंट है उसको डिस्टर्ब किए हम जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट करते हैं, यानी कि जो भी हमारे प्रोजेक्ट हैं उनको पूरा कर लेते हैं डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को, और बिना उसको डिग्रेड किए इन्वायरमेंट को, यानी कि इन्वायरमेंट को बिना कोई हानि पहुंचाए जब हम अपना वो करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, और नेक्स्ट जनरेशन्स के लिए अपनी जो ये रिसोर्सेज हैं इनको बचा के रखते हैं, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है भैया, आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है, इसकी डेफिनेशन कहाँ से आई, कब इसकी स्टार्टिंग हुई, कहाँ से हुई, किसने ये आइडियाज़ दिए थे। एक पब्लिकेशन था, द पब्लिकेशन ऑफ द पॉपुलेशन बॉम्ब बाय एरलिच इन 1968 एंड द लिमिट्स टू ग्रोथ बाय मैड्यूज, ठीक है। दोनों इम्पोर्टेंट है बेटा, ये जो बुक है ना दोनों इम्पोर्टेंट है। पॉपुलेशन बॉम्ब आपकी एरलिच के द्वारा दी गई थी, लिखी गई थी, 1968 में पब्लिश की गई थी, और लिमिट्स टू ग्रोथ ये मैड्यूज के द्वारा। फिर 1972 में जो है ये जो था ना, मतलब जो इन्वायरमेंट को लेकर जो अवेयरनेस थी, ये कॉमन पीपल्स के बीच में भी रेज हो गई, बढ़ गई, ठीक है। एक सिनेरियो सेट हो गया कि भाई हमें क्या करना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ही बढ़ाना चाहिए। फिर इसके बाद जो वर्ल्ड कमीशन है, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, हेडेड बाय द नॉर्वे प्राइम मिनिस्टर ग्रो हैरलेम बर्टलैंड, जो नॉर्वे की जो प्राइम मिनिस्टर थे बर्टलैंड, इन्होंने एक अपनी रिपोर्ट पब्लिश की थी, और उस रिपोर्ट को हम बर्टलैंड रिपोर्ट के नाम से भी जानते हैं।
और टाइटल क्या था इसका, आवर कॉमन फ्यूचर, यानी कि हमारा साझा भविष्य। और ये पब्लिश कब की गई थी, 1987 में। इसमें इन्होंने डेवलपमेंट को डिफ़ाइन किया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कैसे डिफ़ाइन किया गया था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज ए डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर ओन नीड्स, यानी कि जो फ्यूचर की हमारी जो जनरेशंस है ना, उनके साथ बिना कोई भेदभाव किए अपनी वर्तमान में जो हमारी बेसिक जो नीड्स हैं उनको क्या करना, फुलफिल करना, वो क्या कहलाएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाएगा। तो ये अच्छी डेफिनेशन आप लिख सकते हो बेटा। इसके बाद इंदिरा गांधी कैनाल से क्वेश्चन आता है आपका। जो इंदिरा गांधी कैनाल है भाई, आप देखोगे पंजाब से इसकी शुरुआत होती है। सतलुज और जो ब्यास रिवर है, ये दोनों रिवर आपकी, जो सतलुज और जो ब्यास रिवर है, जहाँ पे मिलती हैं पंजाब में, हरीके बैराज जगह है। कौन सी जगह है, हरीके बैराज, ये वाली, ठीक है। इधर से आपकी ब्यास रिवर आ जाती है, इधर से सतलुज रिवर आती है, और ये जहाँ पर मिलती हैं एक दूसरे से वो क्या है, हरीके बैराज है, ठीक है। इस हरीके बैराज से जो ये ब्लैक कलर की आपको दिखाई दे रही है ऐसी, ये क्या है आपकी, ये है भाई, ये है आपकी इंदिरा गांधी कैनाल। फिर ये पंजाब से एंटर कर जाती है, पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर से जाती है बिल्कुल। ये बेटा राजस्थान में एंटर कर जाती है, और राजस्थान में जो गंगानगर है यहाँ पर कैनाल का मेन हेड है। और इसके बाद ये आगे बीकानेर और जैसलमेर तक जाती है। जैसलमेर का जो ये पॉइंट दिखाई दे रहा है ना आपको लास्ट में यहाँ पे, ठीक है, यहाँ तक आती है ये। अब जो इसका कमांड एरिया है, इसको हम 2 स्टेज में डिवाइड करते हैं, स्टेज 1 और स्टेज 2। स्टेज 1 जो है ये अंडर फ्लो और अंडर लिफ्ट आपका दिखा रखा है इसका, ठीक है। ऐसे ही जो स्टेज 2 है आपकी, इसका फ्लो दिखा रखा है मैप में अलग से, ठीक है, चिन्हित किया गया है। तो ये आप मैप में देख सकते हो कि कहाँ कहाँ पर है भाई ये। देखो जो अंडर फ्लो है, ऊपर डॉट डॉट दिखाई दे रहे हैं आपको, अंडर लिफ्ट है, यानी कि यहाँ से छोटी छोटी जो कैनाल है वो निकाली जाती है साइडों में और उनसे सिंचाई की जाती है, ठीक है। आप लिफ्ट वाला एरिया ये साइड में आपका गिवन है, ये वाला, ठीक है, इस तरीके से। ऐसे ही सेकंड वाला है, सेकंड स्टेज। तो यहाँ से भाई क्वेश्चन क्या आता है, देखो यहाँ पे गिवन है केस स्टडी लिखा हुआ है ना, आप देख सकते हो अच्छे से, केस स्टडी इंदिरा गांधी कैनाल नहर और कमांड एरिया। तो बेटा ये यहाँ से 2 की स्टडी इस चैप्टर से ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, लिखवा के ले लो, 100% गारंटी है। इंदिरा गांधी कैनाल प्रीवियसली नोन एज द राजस्थान कैनाल। इंदिरा गांधी कैनाल को पहले किस नाम से जाना जाता था, राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था। और ये एक इंडिया की सबसे लार्जेस्ट बड़ी रिवर है भाई, ठीक है। और ये कंसीव्ड की गई थी किसके द्वारा, कंवर सेन के द्वारा, कब, 1948 में। लेकिन इस प्रोजेक्ट को लॉन्च कब किया गया, 31 मार्च 1958 में, ठीक है। फिर ये जो है भाई, ये आपकी पंजाब में हरीके बैराज से निकलती है और 40 किलोमीटर पाकिस्तान बॉर्डर के पैरेलल चलती है ये, ठीक है। फिर थार डेजर्ट में पहुंच जाती है राजस्थान में। और इसकी जो टोटल प्लान लेंथ है वो कितनी है, 9060 किलोमीटर, ठीक है। और टोटल जो इसका कमांड एरिया है, कल्चरेबल कमांड एरिया, वो कितना है, 19.63 लाख हेक्टेयर्स। जो टोटल कमांड एरिया है ये 70% इसका जो है इरीगेट किया जाता है किसके द्वारा, लिफ्ट फ्लो सिस्टम के द्वारा, और 30% जो है वो लिफ्ट सिस्टम के द्वारा इरीगेटेड किया जाता है। जो स्टेज 1 है, पूछा जा सकता है आपसे, स्टेज 1 में जो एरिया है वो कौन सा है भाई, स्टेज 1 में एरिया, स्टेज 1 में आप देखोगे ये यहाँ से, स्टेज 1 लाइज इन गंगानगर, हनुमानगढ़ एंड, एक मिनट,
स्टेज 1 में भाई जैसे गंगानगर हो गया, हनुमानगढ़ हो गया और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बीकानेर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, ये पार्ट हो गए आपके। और जो सेकंड स्टेज है, सेकंड स्टेज बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, चूरू डिस्ट्रिक्ट, कवरिंग कल्चरेबल कमांड एरिया ऑफ 14.10 लाख हेक्टेयर। यानी कि जो स्टेज सेकंड है ना, इसमें ज़्यादा बड़ा एरिया आता है। और यहाँ पे बहुत सारे जो डेजर्ट के अंदर जो सैंड ड्यून्स हैं उनको शिफ्ट किया गया है। और जहाँ पे टेम्परेचर लगभग समर सीजन में 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, तो वहाँ पर भी ये जो है ये कैनाल फ्लो करती है। लिफ्ट कैनाल में इसका वाटर जो है इसको लिफ्ट किया जाता है इसका फ्लो बनाए रखने के लिए, ठीक है। ऑल द लिफ्ट कैनाल्स ऑफ इंदिरा गांधी कैनाल सिस्टम ओरिजिनेट एट द लेफ्ट बैंक ऑफ मेन कैनाल, while all the canals on the right bank of main canal are flow channels। लेफ्ट साइड में इसके लिफ्ट चैनल हैं, लिफ्ट चैनल्स हैं और जो राइट साइड है ना, राइट साइड में क्या है, इसके फ्लो चैनल्स हैं। तो आगे आप देख सकते हो भाई कहाँ कहाँ पे जो है इसके द्वारा ये की जाती है। फिर यहाँ से पूछे जाते हैं बेटा इसके मेन जो इफ़ेक्ट है ना, मेन इफ़ेक्ट क्या हैं। देखो कोई भी प्रोजेक्ट है डेवलपमेंट का, उसके कुछ पॉजिटिव इफ़ेक्ट होते हैं और कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट भी होते हैं। तो पॉजिटिव इफ़ेक्ट तो क्या हुए हैं कि भाई यहाँ पे जो ड्राई रीजन था ना, अब वो टोटली चेंज हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो चेंज हो गया है, प्रोडक्शन बढ़ गया है, डिफरेंट की क्रॉप्स जो हैं उनका प्रोडक्शन होने लगा है यहाँ पे, ठीक है। तो बेटा मेन क्या पूछा जाता है यहाँ से इंदिरा गांधी कैनाल से, पहले आप इसका इंट्रोडक्शन दोगे। इंट्रोडक्शन में आप ये बताओगे कि कहाँ पे इसकी शुरुआत की गई थी और कैसे इसको बनाया गया था, लेंथ कितनी है इसकी, और फिर इसकी जो स्टेज है, स्टेज 1 और स्टेज 2, ठीक है, उनके बारे में आप लिखोगे। और मेजर्स फॉर प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, इसमें देखो आप यहाँ पे द इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी ऑफ इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट हैज़ बीन क्वेश्चन बाय वेरियस स्कॉलर्स। यानी कि बहुत सारे स्कॉलर्स ने जो है ना इसका मुद्दा उठाया कि भाई जो कैनाल से इससे बहुत सारे बैड इफ़ेक्ट भी हुए हैं। जैसे बैड इफ़ेक्ट क्या है भाई कि यहाँ का जो इकोसिस्टम था ना वो टोटली क्या हो गया है, चेंज हो गया है, क्रॉपिंग पैटर्न चेंज हो गया है, ठीक है। और वेटलैंड की जो प्रॉब्लम है वो बढ़ गई है यहाँ पे। और द कैड प्रोग्राम्स सच एज लाइनिंग ऑफ वाटर कोर्सेज, लैंड डेवलपमेंट एंड लेवलिंग एंड वार्डबंदी सिस्टम, equal distribution of canal water in the command area of outlands shall be effectively implemented to reduce the conveyance loss of water। यानी कि क्या करनी चाहिए यहाँ पे, वार्डबंदी करनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को मतलब जितनी वाटर की नीड है उसी हिसाब से क्या करना चाहिए, वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो करना चाहिए उनके बीच में, ताकि यहाँ पे जो लॉस ऑफ वाटर है वो देखने को ना मिले। द एरियाज अफेक्टेड बाई वाटर लॉगिंग एंड सोइल सैलिनिटी शैल बी रिक्लेम्ड। यानी कि जो ज़्यादा उससे है ना, मतलब ज़्यादा इरिगेशन से यहाँ पे कई तरह की जो प्रॉब्लम्स है वो बढ़ रही हैं। जैसे कि जो वाटर लॉगिंग की जो प्रॉब्लम है और ये सोइल सैलिनिटी की जो प्रॉब्लम है, ठीक है, इस तरह की प्रॉब्लम बढ़ रही है। फिर जो इको सिस्टम था यहाँ का वो भी चेंज हो रहा है। अफोरेस्टेशन, शेल्टर बेल्ट, प्लांटेशन एंड पर्सनल डेवलपमेंट इन नेसेसरी। स्टेज टू में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है इस तरह की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, अफोरेस्टेशन को बढ़ावा देना चाहिए और यहाँ पे जो शेल्टर बेल्ट्स है वो लगाए जाएँ, प्लांटेशन को बढ़ावा दिया जाए, पर्सनल डेवलपमेंट है वो किया जाए यहाँ पे, ठीक है, जो सेकंड स्टेज है मेनली उसमें। और जो पुअर पीपल है ना, पुअर इकोनॉमिक बैकग्राउंड वाले जो पीपल हैं जो कि फाइनेंशियली वीक हैं, उनके लिए क्या करना चाहिए, दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए लैंड का, ताकि वो क्या हो सके, इसमें वो भी सक्षम हो सके। और इसके साथ साथ जैसे फार्म मार्केट वगैरह, एग्रो सर्विस सेंटर, ठीक है, मार्केट सेंटर्स वगैरह ये ओपन किए जाने चाहिए, ताकि जो फार्मर्स हैं ना उनको क्या मिल सके, प्रॉफिट मिल सके। वो
जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसको डायरेक्टली मार्केट के अंदर सेल कर सकें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनता है बेटा यहाँ से। तो अगर ये क्वेश्चन आता है आपका इंदिरा गांधी कैनाल का, तो यहाँ से आप क्या लिखोगे, पहले इंट्रोडक्शन लिखोगे कि भाई किसके द्वारा ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, कब किया गया, फिर कब इस पर वर्क स्टार्ट हुआ, इसकी टोटल जो लेंथ है जैसे 9060 किलोमीटर है। ठीक है, तो इस तरह के जो पॉइंट्स हैं, फिर आगे जैसे इसको हम 2 स्टेज में डिवाइड करते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2। स्टेज 1 में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, स्टेज 2 में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं। फिर आप ये बताओगे मेनली जो लेफ़्ट साइड है वो उस साइड इसके लिफ्ट सिस्टम बनाए गए हैं, और जो फ्लो सिस्टम है वो इसका राइट साइड है। ठीक है, फिर आप इसके इफ़ेक्ट बताओगे कि इसके इफ़ेक्ट क्या हुए वहाँ पे। अगर गुड इफ़ेक्ट आप देखोगे बैटरी इफ़ेक्ट्स, तो उसमें क्या हो जाएगा कि जो वहाँ के जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम बढ़ी है, और वो वेट क्रैप्स जो हैं वो भी उगा सकते हैं, और अफॉरेस्टेशन को भी बढ़ावा मिला है, वेजिटेशन जो है वो भी इंक्रीज़ हुई है। ठीक है, लेकिन अगर आप बैड इफ़ेक्ट्स की हम बात करें, तो जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि भाई लैंड होल्डिंग प्रॉब्लम्स हैं, और जो पुअर पीपल्स हैं उनको लैंड दी जानी चाहिए, और वार्डबंदी की जानी चाहिए, ताकि ज़रूरत के हिसाब से जो पानी है वो छोड़ा जा सके। ठीक है, एग्रो सेंटर्स, एग्रो मार्केट्स वगैरह बनाई जानी चाहिए। ओके, तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है ना ये देखने को मिलती हैं भाई। ठीक है, तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गया हुआ चैप्टर। तो मेनली 2-3 क्वेश्चन बनते हैं बेटा, अच्छे से कर लेना। चैप्टर बहुत ही छोटा है लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत है। यहाँ से आपका 3 से 4 नंबर का जो पेपर है ना वो देखने को मिलेगा आपको फाइनल एग्ज़ाम में। तो ठीक है बेटा, अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, ओके बाय।